मनु माणिक मुंद्रा पर बनाई पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मनु भाई पूरी ज़िंदगी में एक ही व्यक्ति से हारे थे और उस व्यक्ति का नाम था धीरूभाई अंबानी। जी हाँ, ये कहानी 1982 के मनु भाई वर्सेस धीरूभाई की लड़ाई की। जैसे कि आपको पता है कि मनु भाई एक मंदेड़िए थे, यानी बियर थे, जो बाज़ार को, शेयर मार्केट को नीचे लाते थे और प्रॉफिट कमाते थे। इसी वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर या छोटे निवेशक बाज़ार में निवेश करने से डरते थे, जो आज भी डर के रहते, क्योंकि उन बियर कार्टेल के वंशज आज भी मार्केट में एक्टिव है। एक बुल को मार्केट को ऊपर चढ़ाने में जितना टाइम लगता है, उससे कई कम समय में बियर मार्केट को नीचे लाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे पास कई उदाहरण है। HDFC, PC ज्वेलर्स, ACC, इन सब के शेयर्स को ऊपर जाने में 8-10 साल लगे थे, लेकिन बियर कार्टेल ने इनके शेयर को 1 महीने में नीचे ला के रख दिया था। तो बियर कार्टेल हमेशा यही करता है। तो अब बात करते हैं धीरूभाई अंबानी की, उस समय की जब 78 में रिलायंस का IPO आता है। धीरूभाई अंबानी अपना IPO लॉन्च करते हैं, शेयर का वैल्यू 10 रुपये रखते हैं। उसी साल यानी 78 में रिलायंस का एक शेयर का प्राइस 50 के ऊपर चला जाता है, यानी एक शेयर की कीमत 1 साल के भीतर ही 5 गुना हो जाती है। और दूसरे साल में यानी 79 में इसका प्राइस डबल हो जाता है, यानी 10 गुना हो जाता है। 10 गुना कीमत, वो भी 2 साल के भीतर। ये बात सुन के बियर कार्टेल और मनु भाई के कान खड़े हो जाते। वो चौंक जाते हैं कि 2 साल में 10 गुना कीमत कैसे हो गई। मनु माणिक बियर कार्टेल के, यानी मुंबई के जो BSE का बियर कार्टेल है, उसके मुखिया थे। रिलायंस का IPO आया तब उसका फ्लोट मिला के उनके करीब 28 लाख शेयर्स थे। उस समय BSE पे बियर कार्टेल, या आप कह सकते हैं कि ब्रोकर्स का राज चलता था। आज के समय अगर ब्रोकर क्लाइंट का घाटा करवा दे तो हमारे पास रेगुलेटर के पास जाके कंप्लेंट करने का ऑप्शन आ गया है। लेकिन 1980s में ब्रोकर्स का BSE पे इतने बुरे तरीके से राज चलता था कि अगर ब्रोकर के कारण क्लाइंट का घाटा हो गया तो ब्रोकर कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि बाकी ब्रोकर उस ब्रोकर को सपोर्ट करते थे जिसने क्लाइंट का घाटा किया है। इतना राज चला था कि ब्रोकर्स उस समय, जब तक रेगुलेटर्स नहीं आए थे, अपना ही राज चलाते, अपने मनमाने से काम करते थे। ब्रोकर्स की आज भी पावर चलती है, लेकिन आज उनके समय मैनेज किया जाता है। आज वो मैनेज कर लेते हैं, तब वो पूरा तरीके से रूल करते थे। आज मैनेज करते, लेकिन उस टाइम पूरा तरीके से रूल करते। जैसे रिलायंस के शेयर को 2 साल में 10 गुना हो गया तो लोग बात करने लगे कि अंबानी तो शेयर मार्केट का बादशाह है, अंबानी शेयर मार्केट को रूल करने लगा, अंबानी तो हीरो है, अंबानी के शेयर में पैसा लगाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मार्केट की इस बातों से बियर ऑपरेटर उनके मुखिया मनु माणिक को तकलीफ होने लगी। साथ साथ कोलकाता के स्टॉक मार्केट के बियर कार्टेल को भी इन बातों से तकलीफ होने लगी। तो बियर कार्टेल को लगने लगा कि अब अंबानी को नीचे लाने का टाइम आ गया है। अंबानी को दिखाना होगा कि वो ज़्यादा उड़ नहीं सकता, ब्रोकर ही होता है, ब्रोकर के पास ही सारी पावर होती है। हमारे देश की बात ऐसी है कि किसी भी क्षेत्र में एस्टेब्लिश पुराने लोग हो जाते हैं तो उनको आउटसाइडर या नए आने वाले लोग अपनी जगह बनाने लगते हैं, तो उनको पसंद नहीं आता। किसी भी बॉलीवुड पकड़ लीजिए आप, यानी फिल्म इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, मार्केट पकड़ लीजिए, हर्षद मेहता के साथ वही हुआ था। आपने देखा होगा सीरीज में हर्षद मेहता में जब मार्केट में अपना स्थान बनाने लगा तो बियर कार्टेल को तकलीफ हुई, तो उन्होंने उसको बाजू करने के लिए एक से एक प्लान रचे। तो वही है मार्केट में भी कि अगर नया कोई आ जाए और वो मार्केट में अपनी जगह बनाने लगे तो बियर कार्टेल को या पुराने लोगों को जो एस्टेब्लिश है उनको प्रॉब्लम हो जाता है और वो लोग काम में रोड़ा अटकाने लगते हैं, जो नया बंदा है उसको प्रॉब्लम देने लगते हैं। और यही हो रहा था धीरूभाई अंबानी के साथ। बियर कार्टेल अपने ऊपर अटैक करने का बड़ा प्लान कर रहा था, धीरूभाई के ऊपर जो बड़ा अटैक करना चाहते थे। साथ में कोलकाता का बियर कार्टेल भी साथ आया और उन्होंने एक हेवीली शेयर बेचना शुरू कर दिया। यही इनका प्लान था कि एकदम जोर तरीके से एक साथ सब शेयर्स बेचने लगे बियर कार्टेल। मार्च का महीना था और रिलायंस का शेयर 131 पे था, 131 पे था। जब बियर कार्टेल ने बेचना शुरू किया तो वो सीधा 10 रुपये नीचे आ गया, 131 से 121 आ गया, 121 पे आ गया। उस समय ये नॉर्मल नहीं था।
आज ये फॉल यानी नीचे गिरना नॉर्मल है, लेकिन उस समय उतनी लिक्विडिटी मार्केट में नहीं थी, इसलिए ये फॉल नॉर्मल नहीं था। आम जनता उस समय क्योंकि शेयर मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती थी कि फॉल ज़्यादा होता था, तो ब्रोकर का रास्ता, ब्रोकर क्लाइंट को लॉस होने के बाद देखता नहीं था, इसलिए आम लोग मुश्किल से 3-4 कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे। उनमें से रिलायंस एक थी, क्योंकि आम लोगों को धीरूभाई पर विश्वास था। लोग जानते थे कि धीरूभाई हमारा लॉस नहीं होने देंगे। धीरूभाई तब सेलिब्रिटी बन चुके थे, लोगों का उनके ऊपर विश्वास बढ़ने लगा था और लोगों को समझने लगा था धीरूभाई हमारा लॉस होने नहीं देंगे। जब शेयर एक दिन में 131 से 121 पे आया, तब धीरूभाई को समझ आ गया कि यह कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल फॉल नहीं है, और धीरूभाई ने अपना काम चालू कर दिया। उसके पीछे 2 कारण थे। पहला तो था कि वह अपना दबाव बनाना चाहते थे। वो बेयर कार्टेल को बताना चाहते कि मैं वो नहीं हूँ जिस पर आप पंगा लेकर उसे गिरा सकते हो। धीरूभाई अंबानी एग्रेसिव हो चुके थे। दूसरा कारण था कि उनके शेयर्स में आम लोग, रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे लोग निवेशक थे, वो इन्वेस्ट किया करते थे, और धीरूभाई को उनका विश्वास भी रखना था। उनके मन में जो धीरूभाई का नाम पे विश्वास बन गया था, वो उनको धीरूभाई को रखना था। धीरूभाई उनका विश्वास तोड़ना नहीं चाहते थे। धीरूभाई को पता था कि इस शॉर्ट टर्म फॉल में घाटा सिर्फ छोटे निवेशकों का होगा। बड़े निवेशक, ब्रोकर सब बाद में मैनेज कर लेंगे, लेकिन फाइनली जो घाटा होगा वो छोटे निवेशकों का होगा। तो छोटा निवेशक इनके भरोसे पर शेयर मार्केट में आया है, वो उसका एक बार घाटा हो गया तो वापस फिर मार्केट नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने धीरूभाई पर भरोसा किया था। तो धीरूभाई को उनके लिए कुछ तो करना था, तो उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। बेयर कार्टेल 28 लाख में से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रिलायंस के 28 लाख शेयर थे 1978 में, तो उसमें से 10-11 लाख शेयर बेच चुका था। उस समय ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो प्रमोटर जो धीरूभाई, उस समय प्रमोटर जो मालिक रहते थे उसको प्रमोटर कहते थे, और वो प्रमोटर धीरूभाई थे। उनको यह पता था कि आसान तरीके से कि किसके पास बल्क शेयर पड़ा है, किसके पास उनकी ज़्यादा होल्डिंग है। उस समय 15 दिन का साइकिल चलता था। आज अगर शेयर बेचते तो आपको एक दिन में कवर अप करना पड़ता है, एक दिन में उसका बिल पेमेंट करना पड़ता है, शेयर डिलीवर करना पड़ता है। लेकिन उस समय कवर अप के लिए 15 दिन का समय था। उस समय कैश सेटलमेंट भी बदला साइकिल से होता था। बदला सिस्टम में अगर आप शेयर का पूरा कीमत नहीं दे सकते थे, तो पर शेयर कुछ अमाउंट सेंड होता था, जो 2-3 रुपये होता था, उससे आप कवर अप कर सकते थे। हम फिर कहानी पे आते। रिलायंस के शेयर की अचानक बाइंग शुरू हो जाती है, वो भी एग्रेसिवली। 10-11 लाख में से 8.5 लाख शेयर अब तक बाइंग हो जाती हो, जो बेयर कार्टेल ने बेचे थे। बाइंग की खबर मनुभाई तक पहुंचती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि बाइंग कहाँ से हो रही है, उनको पैसा कौन दे रहा है, क्योंकि उस समय पर प्रमोटर जो धीरूभाई थे, वो अपने खुद के शेयर नहीं खरीद सकते थे, बायबैक भी नहीं कर सकते थे। मनुभाई समझ गए थे कि ये काम थर्ड पार्टी का होए, और ये देख के बेयर कार्टेल में टेंशन का माहौल भी बन जाता है कि ये कौन नई थर्ड पार्टी आ गई जो इतने एग्रेसिवली शेयर बाय कर रही है। क्योंकि वह थर्ड पार्टी ऐसे ही खरीदती रही तो उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी, और शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी तो उनको हो जाएगा लॉस, बड़ा लॉस हो जाएगा उनको। बेयर कार्टेल ये सोच के बेच रहा था कि अभी सेल कर देते और जब प्राइस नीचे आएगा तब वापस खरीद लेंगे, तो डिलीवरी और बदला सिस्टम करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ गेम पलट रहा था। बायर्स आ गए हैं और उनको डिलीवरी करना ही था। धीरूभाई को यानी मनुभाई को शेयर्स का डिलीवरी करना ही था। लेकिन बेयर कार्टेल मनुभाई फिर भी लड़ाई छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने नया प्लान किया। जो इंस्टीट्यूशन है, LIC, UTI जैसे इंस्टीट्यूशन है, उनको अप्रोच किया और कहा कि तुम अपने शेयर्स गिरवी रख लो, हमें दे दो, ये बोल के हम शेयर शॉर्ट सेल कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि मनुभाई को शेयर्स की इमीडिएटली डिलीवरी देनी नहीं पड़ेगी।
लेकिन धीरू भाई का ये दूसरा गेम प्लान भी तैयार था जो मनु भाई के ऊपर काम कर रहा था। उन्होंने मनु भाई से 4 कदम आगे सोचा था। उनको पता था कि बियर कार्टेल 11 लाख शेयर बेच रहा है, 8-10 लाख रिलायंस के फ्रेंड्स खरीद रहे हैं, तो बाकी बल्क शेयर किसके पास है ये मुझे पता है, ऐसा धीरू भाई ने सोचा था। अगर बियर्स को डिलीवरी देनी है और डिलीवरी टालने के लिए ऑप्शन एक ही था कि यह LIC और UTI जैसे इंस्टीट्यूशन थे, वही एक ऑप्शन था कि ये बात धीरू भाई जानते थे। तो धीरू भाई इंस्टीट्यूशन को पहले ही कहा था कि यानी उनको कन्विंस कर लिया था, रिक्वेस्ट किया था कि किसी को डिलीवरी देने की ज़रूरत नहीं है, और इंस्टीट्यूशन ने धीरू भाई की ये बात मान ली थी। यह बात जानकर बियर्स यानी मनु भाई का टेंशन और बढ़ गया। तो उन्होंने लास्ट कार्ड खेला। उन्होंने बदला सेटलमेंट का सिस्टम का सहारा लेने का सोचा, क्योंकि बदला सिस्टम में अगर आप पर शेयर 1-2 रुपये एक्स्ट्रा दो तो सेटलमेंट पीरियड और 15 दिन बढ़ जाता है। मनु भाई वही कार्ड खेलना चाहते थे। उन्होंने वही कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि हम बदला सेटलमेंट बढ़ाना चाहते हैं। यह गेम मनु भाई हमेशा खेलते थे, जो उन्होंने आगे हर्षद मेहता के साथ भी खेला, जो आपने सीरीज़ में देखा। लेकिन यहाँ एक और बात थी, अगर बायर्स रेडी हो जाते शॉर्ट सेलर्स के शेयर्स खरीदने के लिए, तो वहाँ पे उंधा बदला सिस्टम हुआ करता था, यानी आप उसे एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा प्रीमियम कह सकते हैं। उस सिस्टम में शेयर खरीदने वाले को हक था, उसके पास राइट था कि हुआ करता था कि हम आपके शेयर एक्स्ट्रा अमाउंट को पे करेंगे, लेकिन हम आपको शेयर्स की डिलीवरी दे देंगे। तो जो बायर करने वाले थे उनके पास ऑप्शन था कि एक्स्ट्रा प्रीमियम हम आपको देते बदला सिस्टम का, लेकिन आज हम आपको डिलीवरी मांगते हैं, आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो ये बात धीरू भाई जो कि प्रमोटर थे उनके पास आई। उन्होंने बियर कार्टेल को पटकना था, क्योंकि उनको पता था कि बियर के पास अब कौन सा भी सोर्स नहीं डिलीवरी करने का, और ये उनका लास्ट कार्ड है। तो धीरू भाई ने कहा था कि मैं 25 रुपये का बदला सेटलमेंट चार्ज करूँगा। 1 या 2 रुपये की जगह 25 रुपये का बदला, जितने लाख शेयर्स बियर्स ने बेचे थे उस हिसाब से पकड़े तो उनको 5 से 6 करोड़ रुपए खाली बदला सेटलमेंट के देने पड़ते। आज 5-6 करोड़ छोटी अमाउंट लगती है, लेकिन 1980s में ये अमाउंट बहुत बड़ी थी। बियर्स अभी कंफ्यूज थे कि यह 10 करोड़ के शेयर कौन खरीद रहा है। 10 करोड़ के शेयर के अमाउंट ऊपर से और 5 से 6 करोड़ बदला सिस्टम का बियर्स को अगर देना पड़ता तो बायर्स आज ही डिलीवरी मांगता। तो धीरे धीरे बियर्स को ये समझ आने लगा था कि यह जितना मुश्किल है, क्योंकि वो अगर शेयर्स डिलीवरी नहीं कर पाए तो वो सब बैंकरप्ट हो जाएंगे, सब कर्ज में डूब जाएंगे। बियर और रिलायंस का यह झगड़ा सुलझने के लिए BSE का स्पेशल सेक्शन उस समय 1980s में लगाया गया। यह सेशन सिर्फ रिलायंस के काउंटर पर ट्रेड करने के लिए खोला गया था। इस सेशन में ऐसी शॉर्ट बाइंग हुई कि रिलायंस का शेयर 110 से 201 पे पहुंच गया। मतलब 10 रुपये का शेयर जो 78 में आया था, 3-4 सालों में 81-82 में वो 201 के पार पहुंच गया था। इस घटना के बाद बियर बैकफुट पर चले गए। बियर कार्टेल उनके लोग बैंकरप्ट हुए, कुछ लोग बैंकरप्ट भी हुए। छोटे आम लोगों यानी छोटे निवेशकों का, स्मॉल इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ गया कि धीरू भाई अंबानी वो हमारा नुकसान नहीं होने देंगे और वो हमको तोटा नहीं, लॉस नहीं होने देंगे, वो सब गजब था। छोटे निवेशकों को समझ आ गया था कि अंबानी जी हमारे साथ कोई गलत नहीं होने देंगे। उस वक्त धीरू भाई हीरो बन गए थे। कुछ साल जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, जो उनका अभी पिछले महीने निधन हुआ है, तो वो वित्त मंत्री थे। जब वो वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस समय उन्होंने संसद में एक NRI रिलेटेड बिल निकाला था। तब ये बात सामने आई कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसा NRI के तरफ से जिस कंपनी में आया था, उस कंपनी का नाम था रिलायंस, धीरू भाई अंबानी की रिलायंस। और करीब 18 से 20 करोड़ इंटरनेशनल फंड रिलायंस में आया था। यह पैसा उसी टाइम यानी 1982 में रिलायंस के पास आया, जब रिलायंस के शेयर बेचे जा रहे थे बियर कार्टेल की तरफ से, और बियर कार्टेल का यानी मनु भाई और धीरू भाई का झगड़ा चल रहा था।
यह बात सामने आने के बाद संसद में बहुत हंगामा हुआ था कि ये जो 18-20 करोड़ है जो रिलायंस में आए थे, और वो जिस कंपनी से आए थे वो कंपनियाँ बेयर कार्टेल के अटैक के आसपास वाले दिनों में बनी थी। जब बेयर कार्टेल ने अटैक शुरू किया तो उसी दिनों में ये कंपनियां बनी थी, और उनके डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक से नहीं थे। अचानक से वो पैसे रिलायंस में भेजने लगे। इसके बाद धीरूभाई के ऊपर आरोप लगे कि धीरूभाई खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकते, तो उन्होंने अपना ही पैसा दोस्तों के हाथों से इन कंपनियों से राउटिंग करवाया है, वापस बुलाया है, अपने शेयर उन्होंने खरीदे दोस्तों के माध्यम से। लेकिन आज इस कंपनियों और पैसों का सोर्स पता नहीं चल रहा। बीएस को भी आज तक इस कंपनियों का और पैसों का जो 82 में आए थे सोर्स पता नहीं चला है। इसके बाद 86 में धीरूभाई ने ऐड निकाला और उन्होंने उसमें कहा था कि अगर कोई 1977 में रिलायंस में इन्वेस्ट करता, 1000 रुपये लगाता, तो उसकी आज 86 में 110 गुना कीमत बढ़ जाती। तो 1000 रुपये लगा तो 110 गुना आप कीमत पकड़िए, तो फिर 1,10,000 और कुछ अमाउंट होती। इसी समय धीरूभाई अपने आप को इक्विटी मार्केट का बादशाह समझने लगे और उन्होंने वो साबित भी कर दिया था, आम लोगों का विश्वास भी जीता था। तो उन्होंने अपने आप को इक्विटी मार्केट का बादशाह भी साबित कर दिया। इसके लिए निवेशक उनको ऊपर भरोसा बनाते थे और छोटे निवेशक उन पर भरोसा करते भी थे। इसके साथ धीरूभाई के और मनुभाई की लड़ाई का ख़त्म हो गया। मनुभाई धीरूभाई से हार गए, जो ज़िंदगी में एक ही बार किसी व्यक्ति से हारे थे, उनका नाम था धीरूभाई। धीरूभाई के यही सारे ट्रिक्स मुकेश यानी धीरूभाई के बेटे ने भी सीखे थे। धीरूभाई से सीखा था उन्होंने 82 में कि मार्केट में अपना दबाव कैसे बढ़ाना है, बेयर कार्टेल को कैसे कंट्रोल में रखना है। ये 1982 का रिलायंस का और बेयर कार्टेल का जो कांड हुआ था, उसी समय मुकेश अंबानी विदेश में पढ़ाई छोड़कर रिलायंस में दाखिल हुए। वही उन्होंने धीरूभाई अंबानी के ये ट्रिक्स सीखे और वही ट्रिक्स आज वो फॉलो कर रहे हैं और वो भारत के सबसे अमीर आदमी है। बेयर कार्टेल वहाँ से सीख गया था कि उन्हें फंडामेंटली स्ट्रांग रिलायंस जैसे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के ऊपर अटैक नहीं करना। बेयर कार्टेल के वही वंशज आज भी एक्टिव है मार्केट में। आज भी वो कंपनी को नीचे लाते, छोटी मोटी कंपनियों को वो आज भी अटैक करते और पैसा कमाते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों पर अटैक नहीं करते। और उनका अटैक का उदाहरण ही आप देखना चाहते हैं तो मुकेश अंबानी के छोटे भाई, उनके ऊपर उन्होंने कितना अटैक किया। आज मुकेश अंबानी की परिस्थिति क्या है आप सब जानते हैं। तो ये कहानी थी मनु मानेक यानी बेयर कार्टेल के बादशाह, शेयर मार्केट के बादशाह, बीएसई के बादशाह, जो ज़िंदगी में एक ही आदमी से हारे थे और उस आदमी का नाम था धीरूभाई। अगर आपको ये धीरूभाई वर्सेस मनुभाई कहानी अच्छी लगी हो, यहाँ तक वीडियो देख लिया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और हो सके तो अच्छी कमेंट कीजिए। लोग पिछले वाली वीडियो में बहुत बुरी कमेंट कर रहे हैं। मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन बुरा कमेंट मत लिखिए, निगेटिविटी मत फैलाइए। वीडियो देखा, लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए ना, सिंपल बात है। और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।